हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आप सबने देखा होगा थंबनेल पर, आज जो अपना सेशन लेने वाला है वो लेने वाले 10th बोर्ड का, जो 10th हाफ ईयरली 10th क्लास के अंदर जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था 2021-22 के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज अपन उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे साइंस के पेपर का। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मैथ का पेपर का भी लेके आऊँगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले अपना साइंस का पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में ना रोकिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज होगी। और ये क्वेश्चन जो अभी 10th क्लास के हाफ ईयरली में आया है ना, ये 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में आपको इस पे एक्सेटेप्ट आपको तैयारी करनी है, एक्सेटेप्ट। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, आपको अपनी तैयारी करनी है। मैं आपको इसको सॉल्यूशन पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अपनी तैयारी को जोरों शोरों से बढ़ा देना है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और कंफर्म कीजिए कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट गए और कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। ठीक है, मैं मैथ का सॉल्यूशन भी जल्दी लेकर आऊँगा, लेकिन इसके एक चीज़ आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि काफ़ी गैप आ गया था। ठीक है, तो मेरे कुछ एग्जाम की तैयारी चल रही थी, इसलिए मैं गैप आ गया था बीच में। अभी अपन वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सप्ताह में जो 3 क्लास होती है वो कंटिन्यू लेंगे अपन। ठीक है, आज अपन साइंस की क्लास के साथ हाजिर है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यही मांगता हूँ, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन आपको एक्यूरेट बताऊंगा, कोई भी त्रुटि नहीं होगी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो जल्दी जल्दी आ जाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जिसको भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट कर देना मेरे को। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अपन शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। 10th क्लास अर्धवार्षिक 2021-22 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका अपन सोल्यूशन ले रहे हैं आज। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए 10th क्लास के अंदर जो विज्ञान के पेपर में जो पहला सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल लगा सकते हो इसको आने वाले भविष्य के लिए, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस बच्चे के भी मैं कह रहा हूँ। धातु की अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अब मैं इसका देखो आपको बताता हूँ। देखो बेटा, जो धातु होती है ना, धातु वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ध्यान रखना, धातु जो होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाती है? एक तो बनाती है लवण और एक निकालती है हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया एन, सोडियम धातु ले लिया, ठीक है, इसकी विक्रिया मैंने HCl के साथ करवा दी। ठीक है, तो क्या बनेगा? एक तो NaCl बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसको संतुलित करना भी आपको आना चाहिए। यहाँ 2 लगा दो संतुलित करने से। ठीक है, अब यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगा दो, और जब यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगा दो, तो ये अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित हो गई। ठीक है मेरे प्रिय, तो कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो धातु क्या होता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छपेगा आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन, आसुत जल का पीएच का मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच की क्लास मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, जरूर देख लेना वो क्लास। ठीक है, पीएच का पूरा जब भी जितने भी वैल्यू है मैंने सब बता रखा है। ठीक है, आसुत जल का मतलब होता है प्योर वाटर। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी? प्योर वाटर। और प्योर वाटर का पीएच का मान कितना होता है? 7। अब देखिए इधर आ जाइए, अब आपको पता होना चाहिए नमक और जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का मतलब शुद्ध जल, जो इसको आसुत जल बोलते हैं, इन दोनों का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ध्यान रखना। ठीक है, और पीएच स्केल के बारे में मैंने क्लास डाल रखी है, नहीं देखी तो वहां से देख लेना। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे सिर्फ। तो नमक और प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अब मैंने सभी के पीएच का मान आपको बता रखा, अब बता देता हूँ फटाफट। पीएच एक स्केल होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, एक स्केल होती है जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब बीच में क्या आएगा? 7 आएगा, तो 7 से कम अगर मान आता है तो उसको बोलते हैं अपन अम्ल, और 7 से अधिक मान आता है उसको बोलते हैं क्षार, यानी कि बेस। ठीक, और फिर 7 आता है उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? उदासीन बोलते हैं। इसका मतलब आपका नमक और प्योर वाटर क्या होता है? उदासीन होता है। इसके पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसी के साथ तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक करने वाली कोशिका कौन सी? देखो शरीर में 3 कोशिका होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब 3 कोशिकाओं में जो रक्त का थक्का बनाता है ना, वो प्लेटलेट्स बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो एक चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ भी बता रहा हूँ आपको, एक विटामिन के याद रखना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसका थक्का नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और आपको पूछे कोशिका पूछे तो प्लेटलेट्स, अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स नाम की कोशिका की कमी है तो आपके इस रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए आप सबको, शरीर में है ना WBC RBC, इनका कार्य भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, तो अपन चिंता मत कीजिए, इसके लिए क्लास लेंगे तो तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता चल गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, धातु अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, आसुत जल का पीएच 7 होता है और प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है। किस में होती है बेटा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में क्या होती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। ध्यान रखना, देख लेना किसका राइट है किसका सही है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है बेटा निर्वात में, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। और कितना होता है पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से निर्वात में चलती है। सबसे ज्यादा वेग होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, ध्यान रखना, मैं अपवर्तनांक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाल की बात कर रहा हूं। वेग, जिसको अपन वेग कह सकते हैं प्रकाश का, वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, तो बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा अनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहते हैं? ध्यान रखना, पूरा नाम लिखना है उसका, वैज्ञानिक का ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, इसने मटर के पौधे पर क्या किए थे? अपने प्रयोग किए थे अनुवांशिकता को समझाने के लिए। तो अनुवांशिकता का फादर किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आए भाई 10th क्लास के अंदर। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं के साथ साथ होती है दोनों, वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स। क्या कहलाती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स या ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया भी हिंदी में कह सकते हैं उसको। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ट्रिक बता, देखो, अनिल याद रखना, एक शालिनी याद रखना। क्या याद रखना? शालिनी। ठीक है, अनिल का मतलब हो गया जो अम्ल होते हैं ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं? वो लाल में। किस में चेंज करते हैं? लाल में। तो अनिल, ठीक है, याद रह जाएगा, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलते हैं। और शालिनी से क्या याद रखना है कि जो आपका ये क्षार होता है ना, वो लाल लिटमस को किस में चेंज करते हैं? नीले में। ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये ट्रिक है, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे आप इन ट्रिकों से, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा वादा है आपसे, कभी नहीं भूलोगे अम्ल क्षार के बीच में। अब यहाँ क्या पूछा है? वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि शालिनी। क्या पूछा गया है? शालिनी। तो कौन करता है? क्षार। क्या कौन करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? क्षार। हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मानव का पूछा है, अगर आपको मानव का पूछा है तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कौन कौन से? देखो, अब इधर एक्स्ट्रा चीज की बात करते हैं। 4 प्रकोष्ठ, चैम्बर बोलते हैं प्रकोष्ठ को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैम्बर। कौन कौन से? दाया आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है, और दायां नीले और बायां नीले। ध्यान रखना है ना, ये दोनों आलिंद के लिए आते हैं, है ना, और ये दोनों किसके लिए आते हैं? नीले के लिए, नहीं ना। तो ध्यान रखना, तो ये दायां बायां आलिंद नीले, तो ये 4 प्रकोष्ठ होगा। अब आपको एक्स्ट्रा चीज क्या याद रखनी है? एक्स्ट्रा चीज ये याद रखनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 10th बोर्ड में है ये, जो सरीसृप होते हैं, जो रेंगते हैं, उनमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उनमें प्रकोष्ठ होते हैं, ध्यान रखना, सरीसृप में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मछली में कितने चैम्बर होते हैं। मछली में ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2 चैम्बर होते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज है, ध्यान रखना। मानव में मैंने बता दिया, मानव में कितने होते हैं? मानव में होते हैं 4। अब आपको पता है केंचुए में 5 प्रकोष्ठ होते हैं, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मेरा वादा है प्रिय विद्यार्थियों, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, हाँ, कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं ये। अब आपके हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र हार्मोन को करता है। कौन करता है? हार्मोन करते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब आता है प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम बताओ। अब देखो, ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपको पता है 2 लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अवतल लेंस, ठीक है। और दर्पण भी 2 होते हैं। दर्पण भी क्या होता है? एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, पता है ना आपको, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मेरे बोलता है। अब देखिए, ये जो उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उत्तल लेंस होता है, ये होता है अभिसारित लेंस। कैसा होता है? अभिसारित लेंस होता है। अभिसारित लेंस का मतलब होता है ये किरणों को केंद्रित करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। और अवतल लेंस होता है अपसारित लेंस। कैसा लेंस होता है? अपसारित, है ना, अपसारित लेंस होता है। अपसारित लेंस का मतलब ये किरणों को फैलाता है। जो काम लेंस में उत्तल अभिसारित होता है वो दर्पण में कौन करता है? अवतल करता है। क्या करता है? अवतल। यानी कि दर्पण में पूछे तो अवतल क्या होता है? अभिसारित होता है, ध्यान रखना। और अपसारित तो कौन होता है? अपसारित होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, उत्तल। जो काम लेंस में उत्तल करता है ना, किरण चित्र 5-6 बनते हैं इसके, वो काम दर्पण में अवतल करता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भूलना मत, ठीक है। इसका मतलब लेंस में फैलाने काम कौन कर रहा है? अवतल लेंस, है ना, और केंद्रित करने का काम कौन कर रहा है? उत्तल लेंस। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा?
इसका आएगा अवतल लेंस। क्या आएगा? अवतल लेंस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फैलाने का काम कर रहा है ना, और उत्तल तो उसको केंद्रित करता है। एक पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि हार्मोन होते हैं। अब आपको एक सबसे प्यारी चीज बता रहा हूं, देखिए इधर देखिए, है ना, देखिए ढंग से, क्लास को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना, आपको कॉपी समझ में आएगा। पादप जो हार्मोन होते हैं ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पादप में 5 हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? 5 हार्मोन। लेकिन अपन मुख्यतः कितने पढ़ते हैं? मुख्यतः अपन 3 हार्मोन को ही पढ़ते हैं। ध्यान रखना, है ना, 5 अपने काम में नहीं आते। 10th क्लास तक की बात कर रहा हूं मैं। 3 हार्मोन कौन कौन से पता होना चाहिए पादप के अंदर, है ना। अब देखिए, मानव के अंदर, है ना, जंतु के अंदर तो आपको पता है ग्रंथियां होती है जो हार्मोन को स्त्रावित करती है। ग्रंथियों की भी क्लास मैंने दे रखी है, क्वेश्चन आ रखा है ग्रंथियों से। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, ग्लैंड्स वाला जरूर देखिए, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके जरूर देखिए। अब पादप हार्मोन आपको पता है 5 होते हैं, लेकिन 3 मुख्यतः कौन कौन से? अब पहला होता है ऑक्सीन। कौन सा होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन हार्मोन। दूसरा होता है जिबेरेल। क्या होता है? जिबेरिलिन, है ना, जिबरेलिन हार्मोन। चौथा होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ये 3 होते हैं हार्मोन। ध्यान रखना। ऑक्सीन का क्या कार्य होता है पादप में? ये कोशिका वृद्धि में काम आता है। क्या काम आता है? कोशिका वृद्धि में। पादप की वृद्धि में, है ना, पौधों की वृद्धि में, पौधों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन काम आता है? पौधों की वृद्धि में आता है जिब्रेलिन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण, ध्यान रखना मेरी, संश्लेषित करता है, प्रोटीन को संश्लेषित। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन पौधों की वृद्धि में, और कोशिका की वृद्धि में ऑक्सीन हार्मोन काम आता है। आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, है ना। आपका सारा सॉल्यूशन विथ एक्स्ट्रा चीज के साथ आपको यहाँ मिलेगा, ताकि भविष्य में आपके जो भी क्वेश्चन आए कभी गलत नहीं जाए। आप बस जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ। अनुवांशिकी लक्षणों के वाहक का नाम क्या है? कारक। क्या बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने? कारक, फैक्टर कह सकते हैं, ना, फैक्टर, जिसके कारण, है ना, अनुवांशिकी के लक्षणों का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल ने कारक बताया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक कोशिकीय जीव आपको पूछे ना, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है अमीबा। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अमीबा। दूसरा होता है पैरामीशियम। क्या होता है? पैरामीशियम, याद रखना, है ना, पैरामीशियम। ये 2 क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान। मनुष्य बहुकोशिकीय होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी मत भूलना इन चीजों को। फिर आता है चिप्स वाले, चिप्स की थैली में कौन सी गैस का उपयोग होता है जिससे चिप्स का अपचयन नहीं होता, खराब नहीं होती? नाइट्रोजन। ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। आप पूरा सॉल्यूशन ध्यान रखना। अब देखो मिलाने वाले क्वेश्चन आए। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहता है, मैंने बोला ना ग्रंथियों वाला, मैंने देर किया, जिससे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, है ना, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब आपको पता है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ये क्या काम आती है? वृद्धि हार्मोन है अपना शरीर का, ठीक है, शरीर के जो मस्तिष्क होता है उसका वृद्धि करती है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन निकालती है, और इसको बोलते हैं फाइट एंड रन, यानी कि फाइट एंड फ्लाई। ये जो ग्रंथि है, मतलब लड़ने वाला हार्मोन, लड़ो और भागो, है ना, कहने का मतलब लड़ो और भागो हार्मोन की ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल हार्मोन निकालती है, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज करो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो वहां से कुत्ता पड़ गया, आप क्या सोचो? भागो, तो भागना है, तो कौन ऑर्डर देती है? कौन सी ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है? एड्रिनल ग्रंथि, तो वहां से भागना पड़ता है आपको, है ना, ध्यान रखना। फिर आता है अग्नाशय ग्रंथि, ध्यान रखना, अग्नाशय ग्रंथि छोड़ती है इंसुलिन हार्मोन। और बताओ इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको? कमी से मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, शुगर जिसे कहते हो तुम, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। इंसुलिन हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह नामक बीमारी होती है। अंडाशय बताओ, ये मादा का सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन कह सकते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से 2 चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ और बता रहा हूँ, क्या क्या? देखो सेक्स हार्मोन क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स इधर दिखिए, देखो फीमेल में होते हैं और मेल में, पता होना चाहिए। फीमेल में 2 होते हैं और मेल में 1 ही होता है। फीमेल में एक तो होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन एक तो होता है सेक्स हार्मोन, दूसरा होता है आपका ये पहला, और दूसरा कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं जो अंडाशय में, कहाँ होता है? मादा के अंडाशय में प्राप्त होते हैं।
मेल में एक ही होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, है ना, ध्यान रखना। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन कहलाता है, ठीक है। और ये पाया जाता है, आपको पता है, वर्षण के अंदर, है ना, वर्षण यहाँ कह सकते हो, शुक्राणु कह सकते हो, वहां से निकलता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक उदाहरण देखिए बेटा, ये संयोजन अभिक्रिया, अभी रिएक्शन आपके छपेगी 10th बोर्ड के अंदर, छपेगी 4-5 जो रिएक्शन है वो आपके छपेगी। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं वो जुड़कर केवल क्या बनाते हैं बेटा, एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जलते हैं, है ना, जलने पर क्या बनाते हैं वो CO2 बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, केवल एक उत्पाद टूटता है। जैसे सपोज करो मैंने तोड़ दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मैंने तोड़ा तो क्या क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा Na2CO3 और साथ में आपका क्या निकलेगा, साथ में आपका जल निकल जाएगा। तो केवल एक उत्पाद था, वो 2 या 2 से अधिक, एक अभिकारक था, वो 2 से अधिक अभिकारक में, ये कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है मेरे प्रिय, वियोजन अभिक्रिया। एक होती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मैंने बोला जो जिंक होता है उसकी अभिक्रिया मैंने कॉपर सल्फेट के साथ कराई, तो ये जिंक क्या करेगा, ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इस जिंक कॉपर को लात मार देगा और ये जिंक यहाँ आके जुड़ जाएगा, कॉपर को लात मारने का मतलब कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये हो गया विस्थापित अभिक्रिया, एक दूसरे को विस्थापन कर लिया, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखना, अगर आपको ऑफलाइन बेच लेना है, तो आपको मेरे इस नंबर पर संपर्क कीजिए, है ना। ध्यान रखना, मेरे इस नंबर पे संपर्क कीजिए, ये 74 है, इस नंबर पे संपर्क कर देना। जवाजा के अंदर, जवाजा सीनियर जो स्कूल है आपकी, है ना, सीनियर स्कूल के सामने में 10th का ऑफलाइन बैच चल रहा है, वहाँ आप संपर्क कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑफलाइन बैच मिल जाएगा, जहाँ पर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको तीनों विषय में पढ़ाता हूँ, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ वहाँ पर, आपकी इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और आपकी साइंस भी पढ़ाता हूँ। तो आपको अगर तीनों विषय में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ऑफलाइन बैच वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, है ना। सीनियर स्कूल के सामने अपने इसी चैनल के नाम से ही कोचिंग का नाम है, बैनर लगा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वहाँ आपका आप वहाँ आके संपर्क कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सच में क्वालिटी दे रहे सर, तो आप जरूर वहाँ आके मेरे से संपर्क कीजिए। फिर आपसे पूछा जाता है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, अरे जहरीला हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना, वो ऑक्साइड बना देगा, क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा, और ऑक्साइड हमेशा जहरीली चीज होती है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। और आपको 2 नंबर का सवाल था ये, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो के क्यों रखते हैं। कारण देखो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशीलता दर्शाता है, सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशीलता दर्शाता है। अगर केरोसिन तेल में डुबो के नहीं रखेंगे तो ये हवा से क्रिया कर देगा, और हवा से क्रिया करने के बाद ये आग पकड़ लेगा, क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, तो केरोसिन को इसलिए मिट्टी के तेल में या केरोसिन को डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, अरे बताओ लार की क्या भूमिका, लार से भोजन लुद्धिनुमा हो जाता है ताकि उसका पाचन आसानी से हो सके, ठीक है। 2-3 कारण आपको लिखने थे, ठीक है। और लुद्धिनुमा बना देता है खाने को, और वो आसानी से अंदर जा सके, है ना, लुद्धि बना देता है कागज की तरह भोजन को, है ना, ध्यान रखना। फिर आयोडीन युक्त नमक उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, अरे आयोडीन नमक खाओगे तो पहली चीज तो आपके सामने क्या होगा, देखो पहली चीज आयोडीन युक्त नमक खाओगे तो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। 2 कारण लिखने थे, तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है आयोडीन नमक खाने से। फिर दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण क्या होता है, देखो अगर आप आयोडीन युक्त नमक खाओगे तो आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होगी, है ना, आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी, आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होगी, है ना, हड्डियां मजबूत रहेगी। तो 2 कारण लिखने थे, एक तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और हड्डियां मजबूत रहती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन आगे मानव लिंग निर्धारण का आलेख चित्र, बहुत प्यारा सवाल था। देखिए आपको लिंग निर्धारण आना चाहिए, लिंग निर्धारण आना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके काफी बायो वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट। देखो जो महिला होती है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, महिला में 46 जोड़ा में XX होता है, क्या होता है, 46 जोड़े में XX गुणसूत्र होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या होता है, गुणसूत्र, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और पुरुष के अंदर क्या होता है, पुरुष के अंदर भी 46 जोड़े में XY होते हैं, क्या होता है, XY होते हैं। अब जब इन दोनों के बीच में लैंगिक जनन होता है, संकरण होता है, तो 23 तो क्या देगी, मादा हमेशा 23 जोड़े X ही देगी। लेकिन अगर पुरुष से 23 जोड़ा X ही आ रहा
क्योंकि पुरुष में एक्स वाई दोनों होता है, मादा तो एक्स ही देगी 23 जोड़ा, और पुरुष से अगर 23 जोड़ा एक्स आ रहा है तो फिर 23 और 23 मिलकर क्या बनेगा, ये वापस बन जाएगा 46xx। तो ये बन जाएगी आपकी लड़की। क्या बनेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लड़की, गर्ल। लेकिन अगर मादा ने 23 जोड़ा एक्स दिया, पुरुष ने क्या दे दिया, 23 जोड़ा वाई दे दिया। क्या दे दिया, 23 जोड़ा वाई दे दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 46 जोड़ा एक्स वाई बनेगा। और 46 जोड़ा एक्स वाई का मतलब लिंग का नाम क्या होगा, लड़का। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लिंग निर्धारण, है ना। मैंने आपको बताया है ऑफलाइन बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सीनियर स्कूल के सामने आके संपर्क कीजिए। वहाँ मैं बहुत, अब देखो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको लगे कि सच में क्वालिटी है तो आप जरूर एक बार संपर्क कीजिए मेरे से। अब आपको पूछ रहा है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र सी पर रखी गई है तो दर्पण के, तो प्रतिबिंब किरण चित्र बनाइए। अरे आपको पता नहीं है दर्पण, अवतल दर्पण कैसे चित्र बनाता है, ऐसा आपको पता है अवतल दर्पण ऐसा होता है, ये मुख्य अक्ष, ठीक है, और यहाँ होता है, ध्यान रखना, यहाँ मान लो F होता है और यहाँ होता है 2F का मतलब C, और इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, ध्यान रखना, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो किरण टकराएगी, प्रकाश का परावर्तन होगा, टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगा, और फोकस बिंदु से गुजरने के बाद उसका किरण चित्र यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर, यहाँ पर। और बताओ प्रकृति, और बताओ आप फटाफट, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब है और ये बिंब है, ध्यान रखना। तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और बिंब के बराबर बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा, ध्यान रखना, बराबर बनेगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2F पर जहाँ मतलब एक ये स्थिति, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर प्रतिबिंब होता है, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये किरण चित्र आपको बनाना था। फिर आपको क्या करना था, रिएक्शन आपको संतुलित करने का, छप्पेगा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन, ध्यान रखना, समीकरण ने संतुलित करना आपको आना चाहिए। देखिए इधर C1 है, ये दोनों अभिकारक है और ये दोनों उत्पाद है। अब देखिए इधर C1 है, इधर C1 है। अब इधर H कितने हैं बेटा, इधर H 4 है, इधर H 4 है, ठीक है। इधर Cl कितने, 3 है, और इधर Cl कितने, 2। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर अगर 2 लगा देता हूँ तो इधर Cl कितने हो गए, 2 और 1 3, इधर भी 3 है। अब इधर H कितने हो गए, 2H 2 3 5 हो गए, देखिए इधर, है ना। तो अब इधर H कितने, इधर H तो 4 ही है, तो अब मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो यहाँ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब इधर 2 3 6, 6 2 8 हो गई। अब देखो इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गई। अब इधर कार्बन 2 हो गए, इधर कार्बन 2 हो गए, इधर क्लोरीन 3 हो गई, इधर क्लोरीन कितनी होगी, 2 और ये 1 3, 2 और ये 2 4 हो गई। तो यहाँ 2 ये और 2 क्लोरीन 4 हो गई, ठीक है, हो गया संतुलित। तो आपको संतुलित करना आना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब आपको H2SO4 में संतुलित करना था, ठीक है, H2SO4 में संतुलित करना तो आपको कुछ नहीं करना। इधर Na2 है, इधर Na1 है, इधर H1 है, इधर H2 है। तो अब यहाँ लगा दो 2। अब यहाँ 2 लगाने से इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हो गए, 1 5 है। तो इधर भी कितने हो गए, 2, और यहाँ 6 है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कितने 6। तो अब इधर भी 6 बनाना, तो यहाँ 2 लगा दो, कहाँ, यहाँ 2 लगा दो। अब यहाँ 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 4 2 6। इधर ऑक्सीजन देखो 2 और 4 6, हो गई संतुलित। S कितना, इधर 1, इधर S कितना 1, ठीक है। अब इधर देखो NaCl2 में देखिए, NaCl में देखिए क्या, यहाँ 2 लगाना था और यहाँ 2 लगाना था, हो गया संतुलित। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, बहुत ईजी है ना। तो ध्यान रखिए। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि या तो ये कीजिए या अथवा में आया था सवाल, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर। अब मैं जिंक की, अब देखिए बहुत प्यारा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान रखने। अब मैं जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा, बताइए ये अम्ल है, अम्लों का राजा, ध्यान रखना, H2SO4 को बोलते हैं अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अम्लों का राजा, ध्यान रखना। दालों का राजा चना, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना। अब बताओ, मैंने अभी पहला प्रश्न क्या बताया कि धातु जो होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है बेटा, लवण, और क्या बनाती है, लवण और H2 गैस बनाती है। अब यहाँ धातु क्या है, यहाँ कह रहा है जिंक की अभिक्रिया आप H2SO4 के साथ कराओ तो क्या बनेगा, लवण। लवण का मतलब बनेगा जिंक सल्फेट लवण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी पूरी, है ना, पूरी रिएक्शन ये होगी जो आपको मैंने यहाँ, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब ये कह रहा है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की क्या, मैग्नीशियम ये रहा,
Mg इसकी ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ 2 लगा दो और यहाँ भी 2 लगा दो, बन गया ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारे संतुलित अभिक्रिया आपको, ठीक है, आपको ध्यान रखना। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको कंफ्यूजन देता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना, गलती मत करना। सोडियम बाइकार्बोनेट को मैं गर्म करता हूँ तो क्या बनेगा, एक तो ये तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा, मीठा सोडा, कुछ भी बोल दो इसको, है ना। एक तो बनेगा धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट बाई हट जाता है, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकले, है ना, ये बन जाता है आपका धावन सोडा। क्या बन जाता है मेरे प्रिय, धावन सोडा, और साथ में निकलता है आपका जल H2O, साथ में जल निकल जाता है। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लो, यहाँ 2 लगा दो, अब हो गई संतुलित, H2 हो गए 2 और 1 2 3 6 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन हो गए, तो ये हो गया आपके 3, और ये आपके यहाँ कितने हो गए, 3 तो ऑक्सीजन इधर है, इधर कितनी है 2 3 6 ऑक्सीजन है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 2 लगा दो, कहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 4, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 2 हो गए, है ना, 2 इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए इधर, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन ही रखने अपने को, तो ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो रही है, 6 हो रही है ऑक्सीजन, है ना। तो फिर क्या करें, एक CO2 निकाल दो साथ में, CO2 निकलती है ना, तो ये 3 चीज़ें निकलती है, एक बार देख लेंगे इसको रिएक्शन को। ठीक है, तो बेकिंग सोडा से धावन सोडा बन गया, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए, क्या पौधे भी श्वसन अभिक्रिया करते हैं। यस, श्वसन, ध्यान रखना, श्वसन में क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं, ध्यान रखना, ये अंतर हो गया। पौधे शोषण करते हैं, यस करते हैं पौधे शोषण। अपवर्तन किसे कहते हैं, अरे अपवर्तन जब प्रकाश की, देखो मैं चित्र बनाता हूँ अपवर्तन का, आपको आना चाहिए अपवर्तन का चित्र। ठीक है, देखिए मैं तो अपवर्तन का चित्र बनाता हूँ, फिर कारण बताना चाहिए। देखिए कोई प्रकाश की किरण है, ये कांच है, ये कांच है ना अपारदर्शी, तो अगर सघन माध्यम से, ये कांच है विरल माध्यम में, ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो टकराने के पश्चात अभिलंब ये मान लो बीच में क्या है आपका, ये बीच में आपका अभिलंब है, तो ध्यान रखना अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और फिर विरल माध्यम से वापस क्या आ जाएगा सघन माध्यम, तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण और इस वाली किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, किरण चित्र तो ये हो गया, ठीक है, और नामांकित करना है आपको, ध्यान रखना नामांकित करना मत भूलना, नामांकित जरूर करना है। ठीक है, फिर आपको पता है इसके अपवर्तन के 2 नियम है, 2 नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले नियम क्या है, आपतित किरण और अभिलंब, ये बीच में अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों का तल क्या होता है, एक ही होता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम जिसे अपन कहते हैं स्नेल का नियम, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में पूछेगा, बोर्ड वाला पूछेगा, छपेगा, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या होता है कि आपतित कोण की जिया, आपतित कोण की जिया और परावर्तित कोण की जिया, कोण आई बटा कोण आर, कोण आई और कोण आर ऐसे बनेगा ना, ये कोण आई और ये कोण आर, ध्यान रखना कोण आर और कोण आई बनेगा। तो आपतित कोण की जिया और अपवर्तित कोण की जिया एक अपवर्तनांक होता है। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, एक अपवर्तनांक होता है, यही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों नियम आपको पता होना चाहिए, पहला नियम दूसरा नियम। किरण चित्र हो गया, फिर आपको पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई आपतित किरण, प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ है, पारदर्शी पृष्ठ कांच है, पानी कुछ भी ले लो, पारदर्शी पृष्ठ टकराती है, टकराने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। पता है ना आपको, इंपॉर्टेंट है, छपेंगे सवाल। निम्न स्थितियों में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का आलेखित चित्र बनाइए। अब आपको उत्तल लेंस का, अब जब वस्तु अनंत पे होता है, अब ध्यान रखना उत्तल लेंस से वस्तु अनंत पे होती है तो बिंदु प्रतिबिंब का बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस पर, ध्यान रखना फोकस पर, और बिंदु जैसा बनेगा, डॉट बिंदु जैसा बनेगा, है ना, बिंदु सा। अब 2F पर होती है, 2F1 पर, 2F1 से परे, तो ये बनेगी आपकी, कहाँ बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका C, वक्रता केंद्र, नहीं सॉरी, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, जैसे से आप इधर आते जाओगे तो ये बनेगा आपका F और F व C के बीच में, F व C के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। फिर 2F पर होती है वस्तु तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 2F पर ही बनता है, पता है ना आपको, 2F पर बनती है तो प्रतिबिंब 2F पर बनता है। फोकस F1 तथा O के केंद्र के बीच में, प्रकाश केंद्र O के बीच में, तो ध्यान रखना ये बनता है काल्पनिक। क्या बनता है मेरे प्रिय, काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, नहीं लेंस है ना, तो लेंस के पीछे, लेंस के पीछे बनेगा, ध्यान रखना, है ना, काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं बनता, ध्यान रखना। ये सारी स्थिति आपको पता होनी चाहिए, किताब में दे रखी है। ठीक है,
हाँ ध्यान रखना है ना। मानव के श्वसन तंत्र का नामक चित्र बनाना था। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। आपको चित्र बना के ये समझाना था, ठीक है। तो आई होप ये सारा सॉल्यूशन आपको पता चल गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये पेपर, ठीक है, और बहुत ईजी भी था, है ना। तो आपको इस पेपर के धुआं उड़ा देना था, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो इसी के साथ आधा घंटा हो गया, आधा घंटा आप व्यस्त करके जरूर पेपर का सॉल्यूशन देखिए, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा आपको इस पेपर से, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बस आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को नॉलेज मिल सके। वापस हाजिर होंगे मैथ के पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।